क्या कहेंगे सर, आज कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं, कोई निजी उसके लिए पहुँचे? कुरुक्षेत्र में कई साथियों से मिलना था, जो हमारे साथी हैं, परिवार के सदस्य हैं। कहीं सुख दुख भी है तो कहीं आगे भविष्य की राजनीति की चर्चाएं भी हैं। यहाँ सिंगला जी के आवास पर अभी जाना हुआ। चाचा जी हमारे परमपिता परमेश्वर को प्यारे हुए पिछले दिनों। तो लंबा इस परिवार के साथ हमारा एसोसिएशन रहा है, करीबन 2 दशक का। उसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहा हूँ। तो साहब, इलेक्शन है अभी बड़ौदा में, उसको लेकर के क्या आपका रुख है, किस तरह से रणनीति रहेगी, खास तौर से आपकी अपनी? बड़ौदा तो लोगों से, साथियों से, जो वहाँ के हमारे जो साथी हैं, जो स्थानीय लेवल पे मुद्दे उठाते रहे हैं, हमारे सोच और विचारधारा से जिनका तालमेल है, उनके साथ चर्चा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी बुलाया है उन्होंने, कुछ दिन में मैं जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। कांग्रेस से बाकी एक डकैत है और एक जो है वो लुटेरे हैं। तो डकैत और लुटेरे यही अभी लोगों के पास चॉइस है। जिस दिन नई चॉइस आ जाएगी उस दिन नए के साथ जुड़ेंगे। अभी तो किसको क्या मानते हैं आप, किसको? ये तो फैसला जनता करेगी, कौन बड़ा लुटेरा है, कौन बड़ा डकैत है, डकैत कौन है, लुटेरा कौन है। लेकिन है यही। कांग्रेस पार्टी ने भी विधायक दल की बैठक की थी चुनाव के संबंध में। ये कांग्रेस विधायक दल की बैठकें कैसी होती हैं आप सबको पता है। यहाँ तो जो है पीसीसी प्रेसिडेंट को पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं मानते। पहले भी ऐसे ही करते थे, यही करते हैं। आज भी मुझे नहीं लगता कि पीसीसी प्रेसिडेंट, जो विधायक दल के नेता पार्टी के नीचे होते हैं सारे, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने को पार्टी से बड़ा मानते हैं। और पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं। पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। तो अनुशासनहीनता अभी भी जारी है, गुटबाजी अभी भी जारी है। तो क्या चुनाव जीतेंगे और क्या करेंगे ये लोग? तो इसलिए बाकी तो पार्टी क्या उन्होंने चर्चा करी होगी ये वही बता सकते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद कोई कैडर पे फर्क नहीं पड़ा किसी तरह का? पार्टी के जो हाईकमांड है, किसी तरह की कोई नकेल नहीं लगी इन पे? नहीं, वो तो देख ही रहे हो आप ना। संगठन कहते थे, अरे संगठन नहीं बनाया। 1 साल होने वाला है, इनका संगठन बन गया क्या आज तक? तो वहीं की वहीं कांग्रेस खड़ी है। बल्कि और पहले तो संघर्ष तो करती ही सड़कों पे, डीजल पेट्रोल के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के लिए, गरीब मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, कर्मचारी के लिए। हम तो रोज़ जहाँ धरना होता था वहीं समर्थन देते थे। आज तो कांग्रेस नदारद है, फील्ड में है ही नहीं कहीं। तो विपक्ष की भूमिका, ना सरकार के माध्यम से सरकार की फीलिंग है लोगों को, ना विपक्ष वाली। तो ना सरकार है ना विपक्ष है, दोनों जो है फील्ड से मैदान छोड़ के भागे हैं। जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है और इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई। लोग देख रहे हैं, इंतजार में कि कहाँ जाएं। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। कोरोना काल में बेरोजगारी चरम पर है एक तरह से। नहीं, ये बेरोजगारी तो जब से ये सरकार आई थी, ठीक है, कई बार उसके और भी कारण होते हैं, थोड़े बहुत पहले से भी ट्रेंड रहे होंगे। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत बड़ी है। और उसमें नोटबंदी का रोल था पहले, उद्योग धंधों को उसने भी एक गलत तरीके से प्रभावित किया। फिर गलत तरीके से जो जीएसटी लागू किया गया उसका भी हमने असर देखा, उसमें भी बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए। या लोगों ने अपनी जो स्ट्रेंथ होती थी उसका 50% लोगों को नौकरी से निकालने का काम ही नहीं है। डिमांड सप्लाई की अगर जो व्यवस्था है, अगर वो संतुलित नहीं होगी तो मामला गड़बड़ में हो जाएगा। और बची खुची कसर जो है कोरोना महामारी ने वो कर दी। पूरी दुनिया में भी असर है, लेकिन भारत में जिस तरीके से नेतृत्व है, जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ है ना और चीज़ों की समझ है, उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। तो सब कुछ ठप हो गया है और दोबारा लोगों को संभावनाएं भी नहीं है। ये करेंगे हम चीन से जो जंग छेड़ेंगे, जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर में तो नुकसान किसका है? भारतवर्ष का है। चीन का नुकसान नहीं है उतना। चीन का जो इंडिया के अंदर चीन एक्सपोर्ट करता है वो केवल उनकी इकोनॉमी का जीडीपी का 3% है। जो भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है
वो इंडिया की इकोनॉमी का 15% है। दवाइयाँ, उसका रॉ मटेरियल 65 से 70% चीन से आता है। तो आप ऐसे तो आप नहीं ये सारे काम किए हैं कि पूरी उनके ऊपर निर्भरता आपकी है, तो कहाँ से आप। इसलिए आज के समय में ये संरक्षणवाद और ये जो प्रोटेक्शनिज्म की हम बात कर रहे हैं, इससे कोई किसी मुल्क की तरक्की नहीं होगी। भारतवर्ष पहले भी जो है प्रोटेक्शनिज्म देता था, लेकिन उसमें ग्रोथ क्या थी, 2%, 3%, 4%, कभी उससे ऊपर बढ़ा ही नहीं। जैसे ही इकोनॉमी खुली, हमने 9, 10 जो है वो % पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट वो देखी। तो इसलिए सरकार को बड़े पूरे दुनिया को चलाने वाले IMF, हमारे वर्ल्ड बैंक, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, उनमें सब में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो उन संस्थाओं को गाइड करते हैं, जो पूरी दुनिया को चलाने वाली संस्था है। तो उनका कुछ सलाह मशवरा ये सरकार माने और उसको धरातल पर उतारने का काम करे, तभी बेरोजगारी ये सारी चीज़ें कम होगी और भ्रष्टाचार भी कम करे सरकार। 5 गुना भ्रष्टाचार सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा का सवाल हो और कहीं हो, डेवलपमेंट का जो पैसा आता है 100 रुपये में से 15-20 पैसे वो बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचते हैं। तो ये व्यवस्था की लड़ाई है परिवर्तन की, और इसीलिए लोग आज विकल्प की तलाश में, कि विकल्प कोई नया आए, कोई नया नेतृत्व, नई सोच लेकर के आए और हम उसके साथ मजबूती से खड़े हों, ये चोर और लुटेरे से हमें निजात मिले। तो डॉक्टर अशोक तंवर विकल्प हो सकते हैं? नहीं, विकल्प तो मैं नहीं हो सकता। विकल्प के लिए तो पूरा एक कारवा तैयार करना पड़ेगा, एक बड़ी फौज तैयार करनी पड़ेगी, और वो हम सारे साथियों से सलाह मशवरा करके आगे तय करेंगे। लेकिन हरियाणा की ज़मीन वो विकल्प के लिए पूरी तरीके से फर्टाइल है, उर्वर है, और आने वाले समय में उसमें बहुत पोटेंशियल है।